डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में मोनोटोनिसिटी एक टॉपिक है उस पे होगा। उसके अंदर हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो उस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आने आने से पहले आप दो शब्द सुने हैं साइंस के भाषा में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम सिर्फ एक ही लाइन में बोलना चाहेंगे कि जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सुने हैं वही मिलता जुलता है इंक्रीजिंग से, और जो शब्द आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा सुने हैं वही लिंक्ड होता है डिक्रीजिंग फंक्शन से। ठीक है, बाकी हल्का फुल्का क्या अंतर है, क्या क्या बात होता है दोनों में, ठीक है, वो बात हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, टॉपिक तो कर लेंगे। हाँ, टॉपिक पे आने से पहले आपको कुछ होमवर्क दिए थे, एक सवाल कि भाई आप इस सवाल का जवाब दीजिए जो यहाँ हम लिख के रखे हैं। So that the equation x cos x is equals to sin x has a root between pi and 2 pi। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे मीन वैल्यू थ्योरम, तो हम बोले थे कि इसी से कुछ ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ये रूट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, तो हम इसके अंतर को एक फंक्शन मान लीजिए x cos x माइनस साइन एक्स एक फंक्शन एज्यूम कर लिए। तो अब हमको एफ एक्स को ज़ीरो करने का बात करना है। क्या चीज़ का बात करना है? एफ एक्स को ज़ीरो करने का बात करना है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है। कर लेते हैं पहले, क्योंकि एमबीटी में तो एफ डैश सी का बात किया ही हुआ है। तो ये आ रहा है x का 1, तो cos x एज इट इज, फिर x एज इट इज, तो cos x का माइनस साइन x, ठीक है, और साइन x का cos x, तो इसको काट दिए। तो एफ डैश एक्स आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश एक्स से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप LMBT का बात करते हैं तो LMBT में आपको तुरंत फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मन करने लगता है, ये बात सच्चाई है, ठीक है। लेकिन अगर रॉलेस थ्योरम का बात करें तो वो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो का बात करता है। क्या किसका बात करता है? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो का बात करता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं तो हम लोग को किसका बात करना है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के जीरो होने का बात करना है। यानी अगर ये एफ डैश एक्स होता तब काम होता, इसका डेरिवेटिव निकाल के आपको क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं मिला। इसका अगर डेरिवेटिव निकालिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, समझ गए? तो यहाँ पे ऐसे डेरिवेटिव पे मूव करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि कोई फंक्शन मिला, कुछ मीन वैल्यू मन में आया तो उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं, अगर रूट का बात है तो यहाँ मामला रिवर्स होकर इंटीग्रेशन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो आप अब चलिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। तो अगर हम एक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं x cos x माइनस साइन एक्स, तो सिर्फ इतना सोचिए कि f ऑफ पाई कितना है। अगर f ऑफ पाई निकाल रहे हैं तो cos पाई माइनस 1 साइन पाई 0, तो ये आ रहा है माइनस पाई। और f ऑफ 2 पाई अगर बोल रहे हैं, मामला को गंभीर यहाँ नहीं करते हुए, अगर f ऑफ 2 पाई बोल रहे हैं तो cos 0 1 यहाँ 2 पाई, ये क्या हो गया 2 पाई। तो हम लोग इधर नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे जीरो इसको करना है, तो या तो इसके इंटीग्रेशन पे जाना होगा, तब उसका डेरिवेटिव को जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्ट को क्या किए, अभी अवॉइड किए, हटा दिए, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं कि इफ एफ एक्स इज एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको देख के क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज
continuous and differentiable in पाई से 2 पाई इस स्लॉट में है। और अगर कंटिन्यूटी का भी खाली सवाल लेते हैं तो हम लोग ये बात कंटिन्यूटी में डिस्कस किए हैं, ठीक है। कौन सा बात? अगर इसका साइन चेंज होता है, देखिए कहीं पाई पड़ेगा, कहीं 2 पाई पड़ेगा, तो पाई पे रहिएगा तो वो माइनस पाई पे ले गया, मतलब नीचे, और 2 पाई पे गए तो वो 2 पाई पे ले गया, ठीक है। तो अगर आप इसको लगातार में जोड़ रहे हैं तो आपको एक्सेस को काटना पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा, तो एक रूट तो होगा ही होगा। तो कहां से दिखा दिए? यहाँ पे f ऑफ पाई इंटू एफ ऑफ 2 पाई इज लेस देन 0, then there is at least one root between pi and 2 pi, then continuous है, then there is at least one root in pi comma 2 pi, ठीक है। तो ऐसे करके चलेंगे हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर का नेक्स्ट टुकड़ा, जिसका नाम क्या है? मोनोटोनोसिटी। तो पहले चैप्टर को पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से, और नेक्स्ट क्लास में फिर कंपटीशन के हिसाब से भी कुछ बात ऐड करना है, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर आ रहा आपके पास मोनोटोनोसिटी, ठीक है। तो मोनोटोनोसिटी जो वर्ड है, जैसे आप बोलते हैं कि लाइफ मोनोटोनस हो गया, मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते तैयारी कर रहे हैं, आप बोलते हैं लाइफ, जिंदगी मतलब मोनोटोनस हो गया। मोनोटोनस मतलब क्या? एक ही तरह का हो गया। सुबह उठना है, पढ़ना है, नॉर्मल रूटीन है वो करना है, फिर नेक्स्ट डे होगा फिर पढ़ना शुरू कर देना है, वही सब्जेक्ट्स भी रिपीट हो रहा है, तो कंटिन्यूसली वही काम चल रहा है या रेगुलरली वही चीज़ चल रहा है। तो आप जो वर्ड पढ़े मोनोटोनस, मोनोटोनस ये क्या है? मोनोटोनस रूटीन का मतलब होता है, ठीक है। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब वन, ठीक है, या एक ही तरह का जिंदगी, मतलब हैविंग सेम रूटीन, सेम टाइम टेबल, रेगुलरली या कंटिन्यूसली, एक ही तरह का टाइम टेबल आप रिपीट किए जा रहे हैं, या रेगुलरली या रिपीटेडली, रिपीटेडली, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनस रूटीन। तो मोनोटोनोसिटी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात होगा इंक्रीजिंग फंक्शन का, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बट नॉट बोथ। किसका बात होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन का बात होने जा रहा है या डिक्रीजिंग फंक्शन का बात होने जा रहा है। अगर दोनों हुआ, दोनों एक ही में हो गया, तो आप बोलिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे, पहाड़ पे क्लाइंबिंग करने गए, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए गए तो आप ऐसे चले, एक फिर एक 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 से उतरे, फिर पता चला और सेट ऑफ पहाड़ था, तो आप ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर पता चला कुछ समतल जमीन मिला, यहाँ से मान लीजिए समतल हो गया जमीन,
ठीक है। तो आप ये जो पहाड़ पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं दूसरे पे, फिर उतर रहे हैं, ये मोनोटोनस नहीं है। चढ़ना मतलब हाइट आपका बढ़ता जाएगा, अब फिर हाइट घटने लगा, तो घटना और बढ़ना दोनों का बात अगर होने लगा तो मोनोटोनस नहीं हुआ। मोनोटोनस कब होगा? यहां से यहां तक आपका जीवन मोनोटोनस हो सकता है। यहां से यहां तक कैसा है? एज यू आर मूविंग अलोंग दिस कर्व, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। और आप ऊपर की ओर जा रहे हैं मतलब वाई इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्स इंक्रीज होने के दौरान अगर वाई इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये टुकड़ा देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाएगा? ये वाला टुकड़ा कैसा फंक्शन कहलाएगा? इंक्रीजिंग। ठीक है। जब आप यहां से यहां तक देखेंगे ये वाला टुकड़ा, तो आप अगर इस पे मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रहा है। देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ कहीं भी है या यहाँ भी है, तो आप इस पे मूव कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो एक्स का वैल्यू बढ़ता है और आप नीचे की ओर आ रहे हैं, वाई घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बात। तो इसको बोलते हैं, इस टुकड़े को बोलते हैं इस समय डिक्रीजिंग है। इस समय क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है इस स्लॉट में। ठीक है। आप यहां से यहां आएंगे तो आप समझ रहे हैं अब कि ये इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। और इसका अगर बात करेंगे यहाँ से ये वाला टुकड़ा, तो ये क्या है? ये है कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में क्या है ये? अब तो आप बोल देंगे ये क्या है? इंक्रीजिंग। और ये क्या है? डिक्रीजिंग, आई डी। तो अगर सिर्फ ऐसे ही ऊपर की ओर जाते रहते तो वो पूरा इंक्रीजिंग कहलाता। ठीक है। आप बोलेगा यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन कैसा है? तो भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, कांस्टेंट भी है। तो अगर पूरे स्लॉट में करिएगा, फॉर ऑल एक्स बोलिएगा, तो क्या कहलाएगा ये? फॉर ऑल एक्स अगर बोलिएगा मतलब यहाँ से यहाँ तक सारा एक्स कवर करिएगा, तो उस समय ये कहलाएगा ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। काहे? कभी इंक्रीज भी किया, कभी डिक्रीज भी हुआ, झालमुड़ी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो उसको क्या बोलते हैं? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आप टुकड़ों में बात कीजिएगा, बोलेगा इस टुकड़े में क्या है? तो इंक्रीजिंग है। इस टुकड़े में क्या है? तो डिक्रीजिंग है। तो टुकड़ों में भी बात होता है, किसी पॉइंट पे भी बात होता है, किसी इंटरवल में भी बात होता है। ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग मतलब जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे बोल रहे थे, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वाई भी बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा? वो उस समय वो इंक्रीजिंग होगा। अगर एक्स का वैल्यू घटा रहे हैं, वाई भी घटते जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या है? इंक्रीजिंग। इधर देख रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग। ये क्या है? कांस्टेंट। देखिए अगर आप इसमें मूव कर रहे हैं तो आपका हाइट थ्रू आउट सेम है इस समय, तो इस टुकड़े में बोलिएगा तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। चलिए आगे बढ़ें और टू द पॉइंट बात करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 शब्द आने वाला है। पहला शब्द है स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, और दूसरा शब्द है इंक्रीजिंग, एनसीईआरटी के हिसाब से इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दो पहले देखते हैं, फिर दो लिखेंगे। और तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलिएगा, किसी एक इंटरवल में बात कर रहे हैं, किसी एक इंटरवल में बात कर रहे हैं, आप ग्राफ से देखिए, या इसको बराबर में लिख ले रहे हैं उधर, इसको यहाँ रहने दिए, और इधर लिख ले रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, वही आपको ज्यादा चीज समझाएगा। कोई एक इंटरवल है जिसमें ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है, as you are moving along this graph, if the value of x is increasing, the value of y is also increasing. As the value of x is decreasing, the value of y is also decreasing. अगर आप ऐसे मूव कीजिएगा तो x का वैल्यू घट रहा है तो y भी घट रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे जाते, फिर थोड़ी देर प्लेन पे चलते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते। ठीक है, तो यहां क्या हुआ है कि x बढ़ रहा है और y कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, x बढ़ा है तो y भी बढ़ा है। यहाँ पे क्या है, x बढ़ा है तो y बढ़ा है। कभी कभी x बढ़ा है, कुछ केसेस के लिए उस समय y दोनों का बराबर भी हुआ है। फिर x बढ़ा है, y भी बढ़ा है। फिर कुछ केसेस के लिए कुछ इंटरवल में कांस्टेंट भी है फंक्शन, सब इंटरवल में कांस्टेंट भी है फंक्शन। फिर x बढ़ा है, y बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है कि अगर आप किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं, मान लीजिए f(x) is defined in an interval I, एक इंटरवल है I, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए a, b, ये क्या है, दैट इज a, b। मान लीजिए a यहाँ है और b यहाँ है। If we are taking x1 and x2 where x1 is less than x2, comma x1, comma x2 can be any value in I, कोई भी वैल्यू है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई किए हुए कि x1 जैसे कैन बी एनी टू वैल्यू, कैन बी एनी टू वैल्यूज इन I, और x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो मान लीजिए कि अगर हम x1 यहाँ लेते हैं
दो वैल्यू हम लेते हैं, तो जो छोटा वाला है वो क्या है x1, जो बड़ा वाला क्या है वो x2। तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देख रहे हैं, तो f ऑफ x1 और यहाँ का आउटपुट देख रहे हैं f ऑफ x2, तो कौन ज़्यादा है? ज़्यादा इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि x1 लेस दैन x2, तो अगर f लगाते हैं तो f ऑफ x1 क्या होता है लेस दैन f ऑफ x2 होता है। तो ये किसका डेफिनेशन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब कोई भी बात अभी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को लेके हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x1 अगर लेस किसी इंटरवल में i में, तो x1 x2 अगर इस इंटरवल में प्रेजेंट है, x1 अगर छोटा है x2 अगर बड़ा है, तो ये बात सच्चाई होगा, मतलब ये बात सत्य होगा कि f ऑफ x1 ज़्यादा इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट, कम इनपुट पे कम आउटपुट, ठीक है। जबकि अगर यहाँ का बात करें तो ये क्या कहेगा? अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि A यहाँ है और B यहाँ है, इस इंटरवल में आपको चलना है, तो अब हम दो केस ले रहे हैं, ठीक है। एक केस ले रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारा पॉइंट ले लिए, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं x1 और यहाँ पे ले रहे हैं x2, ठीक है। तो अगर इस केस का बात करें तो क्या हो रहा है x1 लेस देन x2, तो f ऑफ x1 ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है लेस देन f ऑफ x2। देख लीजिए ये क्या है f ऑफ x1 और यहाँ पे क्या मिल रहा है f ऑफ x2। थोड़ा और रिसर्च जारी रखें, यहाँ पे भी x1 x2 को आप बदल बदल के भी देख सकते हैं, ये हमेशा होल्ड करेगा फॉर एनी x1 x2, x1 छोटा है और x2 बड़ा है तो ये होल्ड करेगा। अगर इसी में आप x3 यहाँ ले लेते तो आप क्या देख रहे हैं x2 छोटा है, जो पहले आता है वो छोटा है और जो बाद में आता है वो बड़ा है। तो अगर यहाँ का बात करें तो क्या होगा, अगर आप इसमें f लगाएंगे, इसका नाम y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो f ऑफ x2 लगाए और f ऑफ x3 लगाए तो यहाँ पे बराबरी का बात हो गया, हो गया। अगर एक यहाँ ले लें और एक यहाँ ले लें x4 x5, ठीक है। मान लीजिए x6 यहाँ ले लिए, x7 यहाँ ले लिए। चलिए अब एक साथ लिखते हैं, x1 क्या है छोटा है x2 से, फिर x3 उससे बड़ा है, फिर x4 यहाँ है, x5 उसके बाद x6 x7। ये फंक्शन को हम क्या बोले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट दोनों का जगह हो सकता है। बहुत सारे बुक में इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहा गया है, इसका एक और नाम दिया गया है, कंपटीशन पे आएंगे तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए हम लोग जहाँ हैं अभी एनसीईआरटी के पहले लाइन पे हैं, जो पहला डेफिनेशन है तो पहले उसको करें फिर बाकी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक बुक से दूसरे बुक में कुछ शब्दों का अंतर है, तो इसलिए उसको
जमीन जायदाद का नहीं लड़ाई बनाते हुए सबको समझने का प्रयास करेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन अपने मन में रखेंगे। हम सारा बात कर देंगे। अभी बात कर रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी पे तो कोई प्रश्न चिन्ह ना आप उठा सकते हैं ना हम उठा सकते हैं, तो पढ़ना तो उसी के हिसाब से। बाकी किताब कुछ अगर अलग बात करेगा भी तो उस पर ध्यान नहीं देना है। एनसीईआरटी ने जो कह दिया उसी पे फोकस रखे चलिए, उसी के हिसाब से सारे चीज़ों को डिफाइन कीजिए। ठीक है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे मामला क्लियर होगा। यहाँ पे क्या देखे, x1 छोटा है x2 से, x2 छोटा है x3 से, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ f लगाते जाते हैं तो क्या हो रहा है, f ऑफ x1, अब आप देखिए f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4, f ऑफ x5, f ऑफ x6 और f ऑफ x7 का बात करें। ठीक है? तो अगर इतने का बात कर रहे हैं तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में कौन बड़ा है, तो f ऑफ x2 बड़ा है। ठीक है? f ऑफ x2 और f ऑफ x3 कांस्टेंट वाले इंटरवल से x2 और x3 आया है। a से b में एक टुकड़ा ऐसा भी है सब इंटरवल जिस समय फंक्शन कांस्टेंट है, तो उस समय ये दोनों क्या है, बराबर है। f ऑफ x3 और f ऑफ x4, तो यहाँ कांस्टेंट ये बढ़ गया, ये ज़्यादा है। देखिए f ऑफ x3 यही था, यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, f ऑफ x4, तो ये ऊपर गया है, तो ये क्या है, ज़्यादा है। f ऑफ x5 और f ऑफ x4, तो f ऑफ x5 यहाँ है, ज़्यादा है। देखिए जो ऊपर आता है वो ज़्यादा होता है, जो राइट में होता है वो x ज़्यादा होता है। f ऑफ x6 भी यही है, f ऑफ x7 यहाँ है। तो अगर हम कोई भी दो ले रहे हैं x का वैल्यू कोई इंटरवल i से, तो यहाँ कभी क्या हो रहा है, ज़्यादा पे ज़्यादा आउटपुट भी मिल रहा है और कभी ज़्यादा इनपुट लेने पे बराबर भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा इसी तरह का तो क्या लिखाएगा, अगर इसको जनरलाइज करके लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, फॉर एनी x1 एंड x2, इसका लिख रहे हैं 2 का, फॉर एनी x1 comma x2 in I such that x1 लेस देन x2, तो यहाँ पे f ऑफ x1 क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। अगर मान लीजिए कि जिसका नाम आप x2 और x3 लिखे, ये अगर x1 हो जाता और ये अगर x2 हो जाता तो उसमें बराबर का भी बात हो जा रहा है। ये अगर x1 ये अगर x2 तो बड़ा का भी बात हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, f ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2, यहाँ फिक्स करके नहीं रखे। अब ये यही x1 x2 में सारे को समा दिए, x1 से x7 का बात कर दिए। कोई भी x1 x2 हो, अगर x1 छोटा है और x2 बड़ा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो आउटपुट जो है ज़्यादा पे ज़्यादा मिलता है या दोनों बराबर भी हो सकता है, किसमें, इंक्रीजिंग फंक्शन में। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कीजिएगा तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट रिपीट नहीं होता है। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं इतने टुकड़े में, तो यहाँ पे आउटपुट रिपीट हो रहा है। इस टुकड़े में देखिएगा तो सारे का आउटपुट, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो फंक्शन कांस्टेंट है,
तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स अगर देखिएगा उसके बीच में इन्फानाइट वैल्यूज ऑफ एक्स आ सकता है, तो उस समय आउटपुट सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, दोनों बराबर। तो यहाँ इक्वालिटी भी हो सकता है और जो बात यहाँ हुआ था वो भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात करेंगे और डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करेंगे। तो सिमिलरली वाला बात मेरे समझ से आप सोच पा रहे होंगे, जल्दी से देखिए उसको। तो आप सोच के बताइए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और इधर बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मान लीजिए उसी तरीके से ग्राफ अगर बनाए सोच के, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ भी आउटपुट रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y घट रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा चीज। आप बोलते हैं ना प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम घटा, प्रेशर घटा है वॉल्यूम बढ़ा, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कुछ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा चीज है। तो आप इस पे मूव कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ आउटपुट रिपीट नहीं हुआ, हमेशा घटता रहा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो x अगर बढ़ता है तो y घटता गया, और कोई भी y रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको वन वन फंक्शन भी बोले थे, इसको वन वन फंक्शन भी बोले थे अगर फंक्शन का बात करें तो if fx is defined in I, दैट इज, मान लीजिए ग्राफिकली सोच रहे हैं, a कॉमा b and for any two values of x1 comma x2 where x1 छोटा है x2 बड़ा है, कोई भी दो वैल्यू लीजिए। मान लीजिए कि अगर a यहाँ है और b यहाँ है, इसमें अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसके बीच में कोई भी दो वैल्यू लीजिए। मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, ये क्या है x2, इसका नाम हम दे दिए y इज इक्वल्स टू जी एक्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना मिला, g ऑफ x1। ये कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ का कितना मिला, g ऑफ x2। तो आप बोले कि x1 लेस देन x2, तो यहाँ कौन ऊपर हो गया, g ऑफ x1
ग्रेटर दैन जी ऑफ x2, ऐसा होता है। ज़्यादा इनपुट पे कम आउटपुट। आप पहाड़ से उतर रहे थे, सिर्फ उतरने का काम हुआ है, तो क्या है, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक उतरे, तो जहाँ से आप x1 से अगर देख रहे हैं, x1 से x2 तक, तो x1 पे आपका हाइट, x1 से अगर x2 का बात करें तो x1 पे आप ज़्यादा हाइट पे थे, और x2 पे आप क्या हो गया, उतर रहे हैं तो कम हाइट पे होंगे। तो क्या हो गया, ये g ऑफ x1 बड़ा हो गया और g ऑफ x2 छोटा हो गया। अगर इसी तरीके से यहाँ बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि इसके पास डिक्रीजिंग और कांस्टेंट का मिक्सचर हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये इधर डिक्रीज किया, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज किया, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है। और कभी अगर बोलिएगा कि इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है नाइदर, क्योंकि सब कुछ हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वही बात करना चाहते हैं, ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो पहले आप जैसे बहुत सारा वैल्यूज लिए थे, यहाँ पे अगर कहीं और भी मूव कीजिएगा, x1, x2, x3, x4 भी लीजिएगा, तो ये रिवर्स होता चला जाएगा। ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज किया है। वहाँ पे बहुत सारा ले रहे हैं, बोलेगा यहाँ बहुत सारा नहीं लिए, आप यहाँ पे कहीं भी लीजिए, यहाँ पे भी बढ़ा लीजिए। अगर किसी को मन कर रहा है कि सर हम x3 लेना चाहते हैं यहाँ, तो ये हो गया, सर उसके लिए आप बहुत ले रहे हैं, इसके लिए कम क्यों ले रहे हैं, चलिए ले लीजिए इसके लिए भी x3 और ले लें। तो यहाँ पे क्या देखें, x1 लेस देन x2 लेस देन x3, तो g ऑफ x1 क्या देख रहे हैं आप, बड़ा है g ऑफ x2 से, और g ऑफ x2 बड़ा है g ऑफ x3 से। हाँ, ये ज़रूरी है कि x3 a और b के बीच में रहे, जब वो डिक्रीजिंग है तब का बात कर, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, वहाँ पे लिए, मान लीजिए कि x1 यहाँ ले लिए, x2 यहाँ ले लिए, x3 यहाँ ले लिए, x4 यहाँ ले लिए, x5 यहाँ ले लिए, x6 यहाँ ले लिए, x7 यहाँ ले लिए, और एक x8 भी ले लिए। अगर मान लीजिए यहाँ तक गए, x8 तक, तो जितना दूर आप जाना चाहते हैं जाइए। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका नाम y इज इक्वल्स टू एच ऑफ x रख दिए, तो यहाँ पे क्या है, h ऑफ x1, यहाँ पे क्या है आउटपुट, h ऑफ x2, यहाँ पे क्या है आउटपुट, h ऑफ x3, h ऑफ x4 भी यही है, देख लीजिए कांस्टेंट है उस, यहाँ पे क्या है, अब आप समझ गए होंगे, h ऑफ x5, आगे बढ़े, ये क्या है, h ऑफ x6, h ऑफ x6, और h ऑफ x7 भी यही है। ठीक है। और 8 थोड़ा सा नीचे है, देखिए ये क्या है, ये है h ऑफ x8। तो आप क्या देखें कि x1 से बड़ा, x2 से बड़ा, x3
से बड़ा x4 से बड़ा x5 से बड़ा x6 से बड़ा x7 से बड़ा x8, ये x इनपुट पे है। लेकिन जब h लगा रहे हैं यहाँ तो h ऑफ x1 सबसे बड़ा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज, h ऑफ x2 से बड़ा, h ऑफ x2 बड़ा है h ऑफ x3 से, और h ऑफ x4 यही है, देखिए x3 और x4 कांस्टेंट के पास है, तो बराबर h ऑफ x3 और h ऑफ x4 क्या है, बराबर h ऑफ x5 नीचे आ गया, h ऑफ x6 और h ऑफ s7, h ऑफ x6 h ऑफ s7 बराबर और ग्रेटर देन h ऑफ x8, ऐसा आया। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं इसके जैसा, एनसीईआरटी के जैसा, तो ये सब तो है ही। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन आई, दैट इज ग्राफ से बोल रहे हैं, फॉर एनी टू वैल्यू x1 x2, इसके लिए बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग के लिए। मतलब ये मेरा 3 नंबर था, इसका बात यहाँ कंप्लीट हो गया है, 4 नंबर के लिए बोल रहे हैं, इसका नंबरिंग है 4। तो इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन आई, दैट इज क्लोज इंटरवल a, b, और ये अगर उसका ग्राफ है, ग्राफ से बोल रहे हैं, तो फॉर एनी टू वैल्यूज x1 x2 such that x1 is less than x2, इन i, वो i में होना चाहिए। तो आप f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बारे में क्या बोल पाएंगे, वो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले देखे, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखे, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखे और इंक्रीजिंग देखे, फिर क्या आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे। अब हम लोग अपना बात मोनोटोनिसिटी अबाउट अ पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक इंटरवल में देख रहे थे, उस पे 2 पॉइंट लेके चेक कर रहे थे। अब क्या है कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वही सब चीज। पहला पॉइंट आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू a का बात कर रहे हैं, एक पॉइंट के अबाउट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जब आप ग्राफ देख रहे थे तो कुछ ऐसा था, मान लीजिए कहीं पे भी a है, तो आप एक क्वांटिटी लिमिट में यूज किए थे h, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो क्या मिलता है, उसी तरीके का अगर h यहाँ भी ले ले तो ये क्या है, a प्लस h, और यहाँ का बात कीजिएगा तो ये क्या है, a माइनस h। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट देखेंगे, अगर ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x है, ठीक है, तो ये क्या आया, f ऑफ a माइनस h। अब सोचिए कि इन्फिनिटली स्मॉल नहीं भी लिए, थोड़ा सा भी स्मॉल लिए, बहुत पास लिए, तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इन्फिनिटली स्मॉल नहीं, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, आर्बिटरी नंबर h है, h क्या है, स्मॉल
पॉजिटिव आर्बिटरी नंबर, आर्बिटरी नंबर h, क्योंकि इन्फिनाइटली स्मॉल लीजिएगा तो फिर आप h टेंड्स टुवर्ड 0 करने लगेगा, पता चला दोनों वैल्यू बराबर हो गया, आप क्या कीजिएगा, अगर इसको एग्जैक्ट देखा जाए थोड़ा सा छोटा, अगर ए से थोड़ा सा चीज कुछ घटा दिया जाए 0.1 0.01 घटा दे, यहाँ आ गए बढ़ा दिए, जितना कम से कम रख के कैलकुलेशन कर लिए, तो आप क्या देखेंगे, a माइनस एच से बड़ा a था, से बड़ा a प्लस एच था, तो अगर इसमें f लगाएंगे तो x1 x2 अगर ये हुआ तो भी होल्ड करता है, अगर x1 x2 ये हो तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड करता है, मतलब जो पढ़े थे वही काम दो बार कर दिए, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट होल्ड करेगा, f ऑफ a माइनस एच लेस देन एफ ए लेस देन एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अब उसमें ना तो हम लोग कंटिन्यूटी का भी कोई जरूरी है, ना हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी का कोई जरूरी है, वो भी बात देख लीजिए, अभी हम लोग ऐसा कोई शब्द लाए ही नहीं है, मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक यहाँ पे वाइट बबल होता, ठीक है, ये ए, और फिर ये ऐसे चलता, ठीक है, तो आप बताइए a माइनस एच कहाँ होता, यहाँ पे होता, f ऑफ a तो आप देख ही रहे, और f ऑफ a प्लस एच यहाँ ले रहे, a प्लस एच, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखिए ये यहाँ ले जाएगा, ये हो गया मान लीजिए g ऑफ a, ये हो गया g ऑफ a माइनस एच, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया g ऑफ a प्लस एच, तो हम लोग इस ग्राफ से देख पा रहे हैं कि a माइनस एच लेस देन a प्लस एच था, तो g भी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि g ऑफ a माइनस एच जी ए लेस देन जी ऑफ a प्लस एच, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही कहानी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a पे कंटिन्यूटी हो, तभी कंटिन्यूटी हो देख लिए, डिसकंटिन्यूटी हो वो भी देख लिए, अगर कभी ऐसा ग्राफ मिलता है, तीसरा ग्राफ यहां बना देते हैं, ये ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे जाने लगा, या यहाँ से ये ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की ओर गया है, आप अगर इस पे बात करना चाहते हैं इसको थोड़ा और ठीक से बना लीजिए, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, भले यहाँ पे आपको कभी शार्पेज मिल गया हो, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो, तो भी वो पॉइंट मोनोटोनसिटी का पॉइंट हो सकता है, ठीक है, इसके अगल और बगल को देखिए, a माइनस एच, यहाँ पे क्या है a प्लस एच, तो यहाँ पे क्या मिला, इसका नाम रख दिए y इज इक्वल्स टू h ऑफ x, तो ये क्या है h ऑफ a माइनस, आप बोलेगा h दो बार आ गया, तो एच एक्स मत बोलिए, के एक्स बोल दीजिए, तो ये क्या है k ऑफ
ए माइनस एच, यहाँ क्या है के ऑफ ए, और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा के ऑफ ए प्लस एच, ऐसे ही बनाया हुआ है। तो आप क्या बोल रहे हैं, ए माइनस एच लेस देन ए प्लस एच। तो के ऑफ ए माइनस एच लेस देन के ऑफ ए प्लस एच हो रहा है। तो ये जो तीनों केस आप देख रहे हैं, ये किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। ठीक है, अगर आप इंक्रीजिंग का बात कीजिएगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि भाई कभी इंक्रीजिंग का भी टुकड़ा आ सकता है, कभी कांस्टेंट का भी आ सकता है। तो वहां पे कैसा दिखाई देगा, देखिए अगर आप बोलेगा इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट, दूसरा इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे बात क्या हो सकता है कि बीच में कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आप ये ऐसे देख रहे हैं, अब आप सोच पाएंगे, अब इस बात को खुद से सोचिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर पता चला कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज किया। आप यहाँ का अगर बात कीजिएगा तो इससे थोड़ा सा बाद में क्या मिलेगा, a प्लस एच, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एच कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स ही बोल रहे हैं तो f ऑफ a माइनस एच, यहाँ पे क्या मिला f ऑफ a, और यहाँ पे क्या मिला f ऑफ a प्लस एच। तो आप अगर एट x इज इक्वल टू a का बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, a माइनस एच लेस देन a प्लस एच था, लेकिन यहाँ पे क्या मिला f ऑफ a माइनस एच लेस देन एफ ए, लेकिन ये बराबर आ गया। तो ये बराबर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप बी लेते, पता चला यहाँ बी लिए, ठीक है, आप बी प्लस एच देखे और बी माइनस एच देखे, पता चला तीनों बराबर दिख रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि कांस्टेंट का बात, कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट का बात नहीं है, नहीं तो उसका नाम अलग से कांस्टेंट रख देंगे। तो ये क्या हो गया, बी माइनस एच बी प्लस एच। तो अगर आप बोलिएगा बी माइनस एच लेस देन बी प्लस एच, तो यहाँ पे पता चला ऐसा आ गया एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ बी प्लस एच, ऐसा भी मिल सकता है। और अगर यहाँ पे आप सी रख रहे हैं, यहाँ पे सी रख रहे हैं, तो ये सी माइनस एच हुआ और ये क्या हुआ सी प्लस एच। ठीक है, तो C माइनस एच लेस देन C प्लस एच, तो f ऑफ C माइनस एच लेस देन एफ सी लेस देन f ऑफ C प्लस एच हो रहा है। तो इसका अलग कहानी, इसका थोड़ा अलग, इसका और अलग, ऐसा हो रहा है। तो ये तीनों बात को अगर मिला दें तो कभी क्या हो रहा है इक्वालिटी, कभी इनइक्वालिटी, वो भी एक ऑर्डर में, ठीक है, ऐसा कभी ऐसा। तो ये तीनों बात को मिला के कैसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट x1 बोलना है, क्या बोलना है, इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट x1, x इज इक्वल्स टू x1 बोलना है। तो आपका क्या होगा
f of x1 minus h लेस देन इक्वल्स टू f of x1 लेस देन इक्वल्स टू f of x1 प्लस h होगा। इसी तरीके से आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सोचिए और डिक्रीजिंग का सोचिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट अ पॉइंट, वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको। मिटा रहे इसको। देखिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसका बात हो रहा है? 3 नंबर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू ए बोल रहे हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप डिक्रीजिंग का जैसे ग्राफ बनाए थे वैसे बनाइए। तो ये ऐसे हो सकता है, मान लीजिए a यहाँ है, तो यहाँ पे क्या है? a प्लस एच, एच पॉजिटिव है, आर्बिटरी नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव आर्बिटरी नंबर है। ये क्या है? a माइनस एच। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? a माइनस एच लेस देन ए प्लस एच। अगर इसका नाम y इज इक्वल्स टू जी ऑफ x देख रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा? f ऑफ a माइनस एच, यहाँ f ऑफ a, और यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ a प्लस एच। ध्यान से रखें, तो यहाँ पे g बोले हैं ना, तो g लगाइए, यहाँ भी g लिखिए, g ऑफ a, और यहाँ भी g। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या हुआ? रिवर्ट हो गया, g ऑफ a प्लस एच। हाँ, फिर से बोल रहे हैं कि ये तो कंटिन्यूअस हुआ तब ये लिखे, लेकिन ये सेम चीज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी बात हो सकता है जो कि डिसकंटिन्यूअस हो या नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो वो भी हम डायग्राम ड्रॉ कर ही दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ थे आप, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ए। ये क्या हुआ? थोड़ा सा और अच्छा बना दीजिए, ऊपर नहीं गए आप, ऐसे आए। आउटपुट रिपीट नहीं होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी। ये ए प्लस एच हुआ। अगर इधर जाइएगा तो क्या होगा? ए माइनस एच। अगर हम इसको y इज इक्वल्स टू के ऑफ x बोल रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये क्या है? के ऑफ ए। यहाँ का देख रहे हैं तो क्या है? ये के ऑफ ए माइनस एच। ये क्या है? के ऑफ ए माइनस एच यहाँ है, ये ए प्लस एच है, ये ए माइनस एच। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, ए माइनस एच छोटा से बड़ा ए प्लस एच, और जब के लगा रहे हैं तो वो होल्ड कर रहा है। के ऑफ ए माइनस एच, साइन चेंज हुआ क्या? हाँ हुआ। के ऑफ ए प्लस एच। तो ये फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूअस था एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेकिन वहाँ पे भी मोनोटोनिसिटी होल्ड कर सकता है। एक केस और ले लीजिए, अगर थर्ड केस डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड ले लेते तो ये क्या है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे ले गया, ये डार्क, ये यहाँ पे पता चला कॉर्नर बन गया,
डिफरेंशियबिलिटी फेल भी कर गया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस एच और यहाँ पे क्या है ए प्लस एच। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जल्दी से लीजिए, y इज इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स। तो यहाँ क्या है एस ऑफ ए माइनस एच, ये क्या है एस ऑफ ए, यहाँ क्या मिला एस ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ए माइनस एच लेस देन ए प्लस एच। तो एस ऑफ ए माइनस एच क्या हुआ सबसे बड़ा हुआ, एस ऑफ ए ग्रेटर देन एस ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ज़्यादा इनपुट पे कम आउटपुट, है ना। तो ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो या नॉट डिफरेंशिएबल हो, सब हर एक पॉइंट जो है वो मोनोटोनिसिटी पे बात हो सकता है। हाँ कब नहीं होगा, अगर ऐसा कोई पॉइंट है मान लीजिए और कहता है कि स्ट्रिक्टली इसके अलावा कोई कहानी हो जाए, जैसे ये एक लाइन हम लोग लिखे हैं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। उसी तरीके से 4 कहानी लिखेंगे, अगर वो चारों में से कुछ नहीं आया तो वो मोनोटोनस पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, वो मोनोटोनस पॉइंट नहीं होगा। अभी 3 लिखे हैं, 3 लिख चुके हैं ऐसा कंडीशन, तो पहले के पास अगर पहले को सेटिस्फाई कर देगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के पास चला जाएगा, दूसरे को सेटिस्फाई करेगा तो इंक्रीजिंग के पास चला जाएगा, तीसरे को सेटिस्फाई अगर कर रहा होगा कोई पॉइंट, एच क्या है स्मॉल पॉजिटिव आर्बिटरी नंबर, ठीक है। तो फोर्थ भी लिख ही देते हैं फिर बात करेंगे। फोर्थ है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग और कांस्टेंट का मिक्सचर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ए ले रहे हैं तो ये ए प्लस एच हुआ और ये ए माइनस एच हुआ। अगर कोई यहाँ पे बी लेगा तो यहाँ पे बी प्लस एच और यहाँ पे बी माइनस एच होगा, सब लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए सी यहाँ ले रहा है तो सी प्लस एच यहाँ हो सकता है और सी माइनस एच यहाँ हो सकता है। तो अगर ये 3 पॉइंट को देख रहे हैं आप, इसका नाम बोल दिए y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। तो एट x इज इक्वल्स टू ए दे रहे हैं तो यहाँ पे a माइनस एच लेस देन ए प्लस एच। अब तो फास्ट लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे p लगाए तो p ऑफ a माइनस एच, देखिए p ऑफ a प्लस एच, मतलब जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था वो वाला बात भी आ रहा है किसी किसी पॉइंट पे। अगर बोलिएगा एट x इज इक्वल्स टू बी पे बोलिए तो ये क्या हो रहा है b माइनस एच लेस देन b प्लस एच। तो अगर आप p लगाए तो p ऑफ b माइनस एच, p ऑफ b प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो सकता है b माइनस एच सबसे बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है और ये दोनों बराबर हो जाए। अगर इसी तरीके से एट x इज इक्वल्स टू सी बोलिएगा, ठीक है, तो
सी माइनस एच लेस देन सी प्लस एच। अब पी लगाइएगा तो इस केस में तो तीनों बराबर हो जा रहा है। कांस्टेंट अगर है उस टुकड़ा में, उस सब इंटरवल में अगर कांस्टेंट है, ये फ्लैट बनाए अगर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर जनरल बात बोले, ठीक है, इफ अ फंक्शन y is equals to fx is decreasing at x is equals to x1, तो उसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? f of x1 माइनस एच। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए x1 माइनस एच लेस देन x1 प्लस एच। तो f ऑफ x1 माइनस एच, f ऑफ x1 और f ऑफ x1 प्लस एच, तो साइन चेंज भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, साइन चेंज भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये जनरल हो गया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डिक्रीजिंग फंक्शन। आप बोलिएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो चाहे नहीं हो, अगर ये बात ट्रू है तो पॉइंट पे बात किया जा सकता है, उस पॉइंट के अबाउट मोनोटोनिसिटी है कि नहीं है। कोई भी पॉइंट के अबाउट मोनोटोनिसिटी कहने का मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले के पास आ जाना चाहिए, या इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग। उसके अलावा कोई कहानी होगा तो क्या होगा कि भाई उस पॉइंट पे मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बाकी सवाल पे प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में, बाकी बात करते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पहले। थैंक यू।